दोस्तों चांद पर इतिहास रचने के बाद अब बारी है सूरज की। इसरो ने अपने सोलर मिशन के लिए कर ली पूरी तैयारी, लेकिन क्या इसरो को अपने पहले सूर्य मिशन में मिलेगी कामयाबी? और क्यों है सूरज तक जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल? दोस्तों मुश्किल तो चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना भी था, लेकिन जिसे पूरी दुनिया नहीं कर पाई वो भारत ने कर दिखाया और इतिहास रच दिया। लेकिन अब बारी है सूर्य की। दोस्तों चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल मिशन के बाद काफी देर से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि आदित्य L1 जो कि सूरज को लेकर मिशन है, लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन अब फाइनली इसरो ने इसके बारे में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 2 सितंबर को ये लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों सूरज पर भारत पहली बार कोई मिशन भेजने वाला है और ये अपने आप में ही बहुत बड़ा मिशन होने वाला है। दोस्तों हमारे चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया था और प्रधानमंत्री जी ने भी इस ऐतिहासिक दिन को नेशनल स्पेस डे का दर्जा दिया था। लेकिन अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के बजाय इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने अगले बड़े मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बाद यानी कि 2 सितंबर 2023 के दिन इसरो अपना पहला सोलर मिशन आदित्य L1 मिशन जिसे कहा जा रहा है वो लॉन्च करने जा रहा है। दोस्तों इसे पूरी तरह से तैयार करके आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर पर इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV-XL पर लोड कर दिया गया है। तो दोस्तों आखिरकार इस सूरज मिशन का गोल क्या होने वाला है, जिसके बारे में सुनकर चीन, रूस और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। और क्यों हमारे सूरज यान का जो कि हम 2 सितंबर को भेजने वाले हैं उसका सफर बेहद ही मुश्किल होने वाला है, ये सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे हम इसी वीडियो में। स्वागत है आपका सेवा परमो धर्मा चैनल पे, जहां पे हम रोज एक वीडियो डाल के आपकी 1% नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मून का साउथ पोल एक ऐसी भयानक जगह है जहां जाने की कोशिश में रूस का लूना 25 क्रैश हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये वही लूना 25 है जो कि चंद्रयान 3 से पहले मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाला था चंद्रयान 3 के बाद लॉन्च होकर। लेकिन अफसोस रूस का सपना अधूरा ही रह गया। और दूसरी ओर अगर चाइना की बात करें तो चीन तो वहां जाने का सपना भी नहीं देख पाया। और अगर बात करें अमेरिका की, जो कि चांद पर सबसे ज्यादा जाने वाली स्पेस एजेंसी है नासा, तो नासा ने तो ये तक कह दिया था कि चांद के साउथ पोल पर जाना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन 23 अगस्त के दिन उसी खौफनाक जगह पर सीना ताने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने वो कर दिखाया जो कि दुनिया से ना हो सका। और अब इसरो वो काम करने वाला है जो कि दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसरो के अभी तक के सबसे बड़े मिशन के बारे में, आदित्य L1 मिशन, जिसे कि 2 सितंबर को हमारे सूर्य देवता के स्टडी के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों इस मिशन की अनाउंसमेंट के बाद इसरो ने अपने दुश्मनों के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। और दोस्तों जब से इसरो ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया है तब से पूरी दुनिया में सन्नाटा सा छाया हुआ है, क्योंकि अपने पिछले मिशन यानी कि चंद्रयान 3 से इसरो ने दुनिया भर की 80% स्पेस एजेंसीज को अपने से पीछे छोड़ दिया है। और कई रिसर्चर्स का ये भी कहना है इस आदित्य L1 मिशन की कामयाबी से भारत रूस और चीन को भी अपने से पीछे छोड़ देगा और नासा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी बन जाएगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को भी भारत पीछे छोड़ देगा और इसरो स्पेस सुपर पावर बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे इसरो की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो चीज बड़े बड़े देश ज्यादा पैसों में बनाते हैं, हम उसी चीज को हम उससे 2-3 गुना कम दाम में बना देते हैं। जी दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, अभी रिसेंट मिशन की बात करें जो कि लूना 25 था, उसकी जो पूरी कॉस्ट थी वो लगभग 1600 या 1700 करोड़ के आसपास थी। और वहीं दूसरी ओर जो हमारा चंद्रयान 3 था, वही सेम मिशन जो वहीं जा रहा था मून के साउथ पोल पर, उसे हमने 600-650 करोड़ के बीच में तैयार कर दिया था। दोस्तों 1000 करोड़ का अंतर है। और वहीं दूसरी ओर रशिया का इतना महंगा मिशन वो सक्सेसफुल भी नहीं हुआ इतना पैसा खर्चने के बाद भी, और वहीं हमने कमाल कर दिखाया। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में और देखते हैं ये कैसे होगा। दोस्तों सोलर सिस्टम के जन्मदाता सूर्य सिर्फ एक आग का गोला नहीं है, बल्कि सूरज की वजह से ही आज सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों का, उपग्रहों का और उल्का पिंडों का अस्तित्व है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अगर सूर्य नहीं होता तो हमारी ये पृथ्वियां भी नहीं होती। दोस्तों सूर्य की गर्मी की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ था और सूर्य की वजह से ही दिन और रात होता है। और ऐसे में सूरज हम इंसानों के लिए कोई वरदान से कम नहीं है। लेकिन सूर्य उदय और सूर्यास्त के दौरान धरती से देखने पर सूरज जितना खूबसूरत लगता है, यह असल में उतना ही ज्यादा खतरनाक है और खौफनाक भी। और आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि सूरज का जो तापमान है वो इतना ज़्यादा है कि अगर किसी भी ग्रह को यानी कि किसी भी प्लेनेट को अगर उसकी तरफ धकेल दें तो ये चंद पलों में उसको जलाकर राख कर सकता है। और ऐसे में अगर हमें भविष्य में कभी पृथ्वी को छोड़कर सोलर सिस्टम के चक्कर लगाते हुए किसी भी दूसरे ग्रह पर जाना है, जैसे कि इस बार चंद्रयान 3 गया था, तो सूरज के बारे में हमें
हर एक छोटी चीज़ पता होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना खाने में नमक होता है दोस्तों। इसीलिए 2008 में इसरो ने भी अपने सूरज मिशन की घोषणा की थी, जो कि था आदित्य L1। लेकिन उस वक्त स्पेसक्राफ्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ विजिबल एमिशन लाइन मोनोग्राफ नाम के एक पेलोड को लगाया गया था और धरती के लोअर ऑर्बिट में इसे भेजा जाना था। लेकिन फिर भारत के रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी भारत के साथ जुड़ी, यानी कि इसरो के साथ जुड़ी, और इसमें कई बदलाव करते हुए और इसमें 7 पेलोड उपकरण लगाने का प्रोग्राम बनाया गया। और वहीं पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर मौजूद लैग्रेंज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट में भेजने का निर्णय लिया गया। और इन्हीं सब कारणों की वजह से आदित्य L1 को तैयार करने में लगभग 6 साल लग गए और अब ये लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों अब आप ये सोचेंगे कि ये लैग्रेंज पॉइंट 1 क्या होता है। तो दोस्तों अंतरिक्ष में कुछ ऐसे पॉइंटों की जगह ढूंढ निकाली गई है जहाँ पे कि 2 विपरीत स्पेस ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी उनके बीच छोटे वाले ऑब्जेक्ट को अपने ऑर्बिट में चलने के लिए जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करती है। और दोस्तों इस ऑर्बिट को हेलो ऑर्बिट कहते हैं। और पृथ्वी के पास ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं जिसमें कि पृथ्वी और सूरज के बीच सबसे करीबी लैग्रेंज पॉइंट L1 है, जो कि पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। जी हाँ दोस्तों, ये दूरी चांद से करीब 4 गुना ज्यादा है, यानी कि आदित्य L1 चंद्रयान 3 से 4 गुना लंबा सफर करने वाला है। और इसे अपनी तय की हुई जगह यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1 में पहुंचने के लिए करीब 109 दिन लगेंगे। और वहीं दूसरी ओर चंद्रयान 3 को चांद में पहुंचने के लिए 42 डेज का समय यानी कि 42 दिन का समय लगा था। दोस्तों इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसरो का ये मिशन कितना बड़ा और कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हालांकि भारत का ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के ऑर्बिट में रहकर भी सन की स्टडी कर सकता था, लेकिन इसरो ने अपने सूरजयान को इतनी दूर भेजने का कदम इसलिए उठाया क्योंकि इस पॉइंट पर कभी कोई सोलर एलिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण कभी नहीं लगेगा। इसीलिए आदित्य L1 24 घंटे और 365 दिन बिना किसी परेशानी के सूरज पर नजर रखते हुए सूरज की स्टडी कर पाएगा और दुनिया के सामने सूरज के अनेकों रहस्यों से, जिनसे कि दुनिया वंचित नहीं है, उन रहस्यों से पर्दे उठा पाएगा। अब बात करें कि आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 तक कैसे भेजा जाएगा, तो इसरो ने हाल ही में इसकी ट्रेजेक्टरी रिवील कर दी है, जिसे कि देखकर दुनिया की स्पेस एजेंसीज में हड़कंप मच गया है। क्योंकि इस मिशन में हम इतना कम फ्यूल इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसा कि हमने चंद्रयान 3 में भी किया था, जितने में कि नासा और रूस चांद पर भी नहीं पहुंच पाते। इसलिए दोस्तों 2 सितंबर को सुबह के 11:50 पर आंध्र प्रदेश में मौजूद इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सूरजयान को इसरो के बाहुबली PSLV रॉकेट के साथ लॉन्च किया जाएगा, जो कि इसे धरती के एटमॉस्फेयर यानी कि धरती के वातावरण से बाहर निकालकर पृथ्वी की ऑर्बिट में छोड़ देगा, जहां से कि आदित्य L1 अपना सफर शुरू करेगा। अब दोस्तों आदित्य L1 अपने इस सफर में पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए 4 बार अपने इंजन को फायर करेगा और ऑर्बिट को अंडाकार बनाते हुए, मतलब कि गोल बनाते हुए थोड़ा बड़ा करता जाएगा। और इसके बाद फाइनली पृथ्वी के पेरोजीन पॉइंट पर आकर ये अपने इंजन को पूरी पावर के साथ, पूरी क्षमता के साथ फायर करेगा और 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा रफ्तार के साथ ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा को पीछे छोड़ते हुए लैग्रेंज पॉइंट 1 की तरफ जाने वाले लंबे हाईवे को पकड़ लेगा और इसे क्रूज फेज भी कहा जाता है। और फिर L1 पॉइंट के पास पहुंचने के बाद ये अपना आखिरी राउंड लगाते हुए L1 पॉइंट की हेलो ऑर्बिट में प्रवेश कर देगा, जहां की इस पॉइंट के आसपास बिना कोई फ्यूल बर्न किए हुए उस ऑर्बिट में लगातार घूमता रहेगा। और इसी प्रकार इसमें लगाए हुए 7 पेलोड उपकरण सूर्य की स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पृथ्वी से लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचने के लिए इसे पूरे 109 दिन लगेंगे, यानी कि 2 सितंबर को निकला हुआ सूरजयान नवंबर तक अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। और एक बार ये वहां पे पहुंच गया तो फिर अगले 5 सालों तक ये वहां पे काम करता रहेगा और सर्च करता रहेगा और सूरज का सारा डेटा लेके इसरो को भेजता रहेगा। और आखिर में सूरजयान के गोल की बात करें तो सबसे पहले सूरज के बाहरी एटमॉस्फेयर यानी कि बाहरी परत जो है उसकी, यानी कि कोरोना और उसके ऊपर बहने वाली गर्म सोलर विंड की स्टडी करेगा। अब ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि जहां सूरज की सतह यानी कि फोटोस्फियर, उसका तापमान जहां सिर्फ 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि केंद्र के बेहद करीब है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सूरज के वातावरण के बाहरी शोरों का यानी कि कोरोना का तापमान बढ़कर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल होगा कि भाई परत पर इतना कम टेम्परेचर और उसका जो एटमॉस्फेयर है उसका इतना ज़्यादा टेम्परेचर। आप सोच के देखो कि अभी हम जैसे धरती पे हैं, अभी हम धरती के बिल्कुल साथ जुड़ के खड़े हैं, तो धरती पर हमारा टेम्परेचर हो 6000 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम धरती से बाहर निकलते हैं, थोड़ा आसमान की तरफ जाते हैं, मतलब बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ जाते हैं,
तो बढ़कर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या रहस्य है? यही रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाएगा ये सूर्ययान। और दोस्तों ये बहुत ही बड़ा रहस्य है कि जहां आग से उबल रही सतह का टेम्परेचर इतना कम है उसके एटमॉस्फेयर के मुकाबले, और इसके साथ साथ ये सूरज के एटमॉस्फेयर के बारे में जानने की भी कोशिश करेगा, जिसके लिए कि इस पर एडवांस इक्विपमेंट्स भी लगाए गए हैं जो कि लगातार सोलर एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करेंगे। और इसके साथ साथ ही दोस्तों भारत का सूर्ययान कोरोनल मास इंजेक्शन की भी जांच करेगा और स्टडी करेगा। दरअसल होता क्या है कि समय समय पर सूरज के कोरोना लेयर से बिलियन टन्स ऑफ नंबरों में मटेरियल बाहर निकल के पूरे सोलर सिस्टम में फैलने लगते हैं, और इसमें सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। और आपको ये जान के अचंभा होगी कि उबलता हुआ मटेरियल 100 तूफानों के रूप में 250 से 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में ट्रेवल करता है, और अपनी इस तेज रफ्तार की वजह से कई बार तो ये 15 से 18 घंटों में ही पृथ्वी के पास पहुंच जाते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 100 तूफानों को भी हमारे यहाँ के वातावरण में प्रवेश नहीं करने देती। लेकिन अगर हम भविष्य में अंतरिक्ष में बसना चाहते हैं या फिर मून, मार्स, जिसमें भी बसना चाहते हैं, तो ऐसे 100 तूफानों से बचने के लिए हमारे पास इनका डेटा, प्रॉपर डेटा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसे कलेक्ट करने का जिम्मा सूरजयान ने अपने कंधों पर उठा लिया है। तो दोस्तों अब देखना ये है कि क्या भारत की जनता आदित्य L1 को भी उतना ही सपोर्ट करेगी जितना उसने चंद्रयान 3 को किया था, और अगर करेगी तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और ये जानकारी अपने सभी मित्रों के साथ, अभी फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। करेंगे। आपको बता दें कि पृथ्वी